नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से छठा जीरो सर्वे शुरू हो गया है। जीरो सर्वे के जरिए दिल्ली वालों को, आपको बताते चले, शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा। सर्वे के दौरान दिल्ली के सभी 272 वार्डों से 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। इससे पहले अप्रैल महीने में छठा जीरो सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण इसे बंद कर दिया गया था। आपको बताते चले, जनवरी 2021 में पांचवा जीरो सर्वे हुआ था, जिसमें दिल्ली की 56.13% आबादी में एंटीबॉडी मिली थी। सूत्रों ने बताया है कि सातवां जीरो सर्वेक्षण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस चरण में लगभग 28,000 नमूने लिए गए हैं तथा इसमें शामिल लोगों से टीकाकरण की जानकारी भी ली जा चुकी है। यह कवायद ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली में आबादी के एक बड़े हिस्से को, आपको बताते चले, कोविड टीका लग चुका है। 11 जिलों में फैली दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक है। राजधानी में शुक्रवार को 1.87 लाख से अधिक लोगों ने कोविड-19 रोधी टीका लगवाया। इसमें से 1.02 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। अब तक आपको बताते चले, शहर में टीके की 1.69 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। आपको बताते चले कि पोर्टल के मुताबिक अब तक दी गई कुल खुराक में से 52.81 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली जानी मानी सामाजिक जो संस्था है, आपको बताते चले, कार्यकर्ता और कवित्री कमला भसीन का आज सुबह निधन हो गया है। आपको बताते चले, वो कुछ महीने पहले कैंसर की शिकार हुई थी। उनके निधन की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारी प्रिय मित्र कमला भसीन का आज 25 सितंबर को लगभग 3 बजे निधन हो गया है। यह भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिला आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है। विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से वो काम करती थी कमला भसीन, वो ऐसे नहीं, उन्होंने जीवन का जश्न मनाया है। कमला, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। एक बहन जो गहरे दुख में है। अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी ने भी कमला भसीन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बताते चलें, भसीन 1970 के दशक से भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में महिला आंदोलन की एक प्रमुख आवाज रही। 2002 में उन्होंने नारीवादी नेटवर्क संगत की स्थापना की, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की वंचित महिलाओं के साथ काम करती हैं। वे अक्सर नाटकों, गीतों और कला जैसे गैर साहित्यिक साधनों का उपयोग करके समाज में महिला उत्थान के लिए काम करती रहती थी। भसीन ने, आपको बताते चलें, नारीवाद पर लगातार पितृसत्ता को समझने पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से कई का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। भगवान राम पर जीतन राम मांझी की टिप्पणी से आहत होकर विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि उन्होंने अपने क्षुद्र राजनीतिक हित साधने के लिए ये राजनीति की है। न सिर्फ राम भक्तों का बल्कि देश के संविधान, हिंदू समाज का भी घोर अपमान किया गया है। जीतन राम मांझी के द्वारा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को विहिप के बिहार प्रांत अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के न्यासी कामेश्वर चौपाल ने ये बातें कही हैं। आपको बताते चलो, उन्होंने कहा कि ऐसे अनर्गल प्रलाप से पूर्व उन्हें कम से कम भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर छपे राम दरबार, राम जन्मभूमि के संबंध में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, वाल्मीकि रामायण तथा बिहार झारखंड के वनवासी समाज की आस्था का तो ध्यान रखना ही चाहिए था। आजकल कुछ लोग स्वयं को दलित समुदाय का मसीहा बताने की जगत में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन समुदाय पर जब इस्लामिक जिहादियों व कपटी चर्च के हमले होते हैं तब इनके मुंह में दही जम जाता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी जुबान खोलने से पहले कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए था। भगवान राम के 14 वर्ष के साथी वनवासी गिरवासी बंधु भगिनियों के साथ महर्षि वाल्मीकि, भक्त निषाद राज व माता शबरी का भी घोर अपमान किया गया। साथ ही रामराज की कल्पना करने वाले पूज्य महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ उन करोड़ों राम भक्तों का भी अपमान किया गया, जिन्होंने इस साल श्रद्धा और समर्पण भाव से राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निधि समर्पित की। आगे बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को अविलंब अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए।
भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रविवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश में जहां चक्रवात जैसे हालात बन रहे हैं, तो ओडिशा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य हिस्से में हवा का दबाव बन रहा है। अगले 12 घंटों में इसकी गति और बढ़ने की संभावना जो है वो जता दी गई है। रविवार शाम तक यह दक्षिणी ओडिशा व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंच जाएगा, जिससे वहां बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवाती संरचना का असर कई राज्यों में पड़ने की संभावना। इसके चलते रविवार से कई राज्यों में बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण व गोवा में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो 25 से 28 सितंबर के बीच ओडिशा, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो शनिवार को पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, यनम, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। सीबीआई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में लगातार जांच कर रही है और आज आपको बता चले, औपचारिक जांच शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई हत्या या आत्महत्या जैसे उकसाने वाले एंगल के जरिए जांच करेगी। बताते चले कि सीबीआई की 20 सदस्यों की टीम प्रयागराज पहुंच रही है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है। ये एफआईआर अमरगिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई थी। बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी बीते सोमवार को बाघंबरी मठ स्थित अपने कमरे में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गिरी की मौत फांसी के कारण दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक जांच के अनुसार महंत को आखिरी बार सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में प्रवेश करते देखा गया। शाम को उनके शिष्यों ने जब दरवाजा खोला तो वो फांसी के फंदे से लटके पाए गए थे। दरवाजा खटखटाया गया। जब उनके शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने नरेंद्र गिरी को छत से लटका पाया। आपको बताते चले, पुलिस ने महंत के कमरे से कथित सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया था। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 3 लोगों, आनंद गिरी और इसके साथ आद्य तिवारी, संदीप तिवारी को यूपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी के साथ साथ सीबीआई पता लगाएगी कि महंत की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। तो मेरठ में लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो फैलता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 19 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसी के साथ साथ इसके अलावा अब तक 162 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। 45 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। घर में लगभग 92 मरीज हैं। घर के अंदर जो मरीज हैं उन्हें हल्का बुखार है। यह सब लोग एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव हैं। अधिकारी ने बताया है कि हमारे यहाँ जो भी केस चाहे वह प्राइवेट लैब से हो, हम उनका दोबारा से जांच सरकारी लैब में जरूर करते हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से डेंगू के सैंपल आते हैं, हम उन्हें मेडिकल कॉलेज या फिर प्यारेलाल जिला अस्पताल भेज देते हैं, ताकि जिससे कोई भी व्यक्ति डेंगू के टीकाकरण से छूट ना जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि एक दिन से मेरठ में बारिश हो रही है जो खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने लोगों से कूलर और रेफ्रिजरेटर के पीछे के पानी ना भरने की सलाह दी। बर्तनों को उल्टा रखने की भी अपील की है। उधर मथुरा जिले में डेंगू से शुक्रवार को 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको बताते चले 12 और लोगों के डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले यमुना पार के ईशापुर गांव में शुक्रवार को 2 बच्चों की बुखार से मौत हो गई थी। और इसी के साथ जानकारी होने पर, इस मामले की जानकारी होने पर आपको बताते चले, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी वो गांव पहुंची थी। 71 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। तो कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज दोबारा से खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि लगातार ओपन किया जा रहा है। इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए 4 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है स्कूल खोलने का। वहीं यहां कॉलेज दोबारा खोलने को लेकर 2 अक्टूबर के बाद फैसला लिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया, कोविड-19 के हालातों की समीक्षा
के बाद महाराष्ट्र में कॉलेजों को अलग अलग फेज में खोला जाएगा। साथ ही कॉलेज में आने वाले 18 साल से अधिक उम्र के हर छात्र छात्रा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ साथ अजीत पवार ने बताया है कि राज्य सरकार ने कॉलेजों में टीचर्स और अन्य स्टाफ की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। 18 साल से अधिक उम्र के हर छात्र छात्रा को भी जल्द वैक्सीन की खुराक दे दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि हम 2 अक्टूबर को यहां एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। अगर हमें लगता है कि कॉलेज दोबारा खोलने के लिए हालात बेहतर हैं तो हम इसके चरणबद्ध तरीके से 2 अक्टूबर के बाद इन्हें खोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए यहां 4 अक्टूबर से स्कूल शुरू करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। सीएम उद्धव ठाकरे और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की बैठक के बाद सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया। उन्होंने कहा है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के फैसलों को मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खुल सकेंगे। तो तालिबान की जब से वापसी अफगानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ऐसा देश रहा है जिसने अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से तालिबान का समर्थन किया। लेकिन आपको बताते चले, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वो तालिबान को मान्यता तभी देगा जब तालिबान उसकी कुछ शर्तों को मान लेगा। अब पाकिस्तान की इस बात के पीछे उसकी मंशा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अगर हम ये कहें कि ये कहावत पाकिस्तान और तालिबान पर एकदम सटीक बैठती है तो इसमें कोई दो राय ना होगी। जग जाहिर है कि आतंक को पनाह पाकिस्तान देता है और तालिबान भी आतंक के बल पर ही दोबारा से अफगानिस्तान पर राज करने लगा। लेकिन अब पाक कह रहा है कि वो तालिबान को कुछ शर्तों पर ही मान्यता देगा। कमाल है, आतंकवाद को फैलाने के मामले में तुम डाल डाल में पात पात रहने वाले पाकिस्तान और तालिबान अब एक दूसरे का साथ देने के लिए मान्यता देने का ढोंग कर रहे हैं। खैर, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक निजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। अब क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में महिलाओं को शिक्षा हासिल करने से रोकना गैर इस्लामिक होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की ओर से नई तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के लिए आवश्यक शर्तें रखी। उन्होंने तालिबान नेतृत्व से समावेशी बनने और मानवाधिकार का सम्मान करने की अपील की। प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल उन आतंकवादियों के ठिकाने के लिए नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह ही तालिबान ने माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के आने पर फिलहाल के लिए अस्थायी रोक लगा रखी है। सिर्फ लड़कों और पुरुष शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति है। लेकिन इमरान खान ने उम्मीद जताई है कि लड़कियों को जल्द ही स्कूल आने दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने जितने भी बयान दिए वो उत्साहजनक हैं। मेरा मानना है कि वो लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति दे देंगी। महिलाओं को शिक्षित नहीं होना चाहिए, ये विचार गैर इस्लामिक है। इसका धर्म से कोई नाता ही नहीं है। अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपको बताते चले, इसके बाद से ही ये चिंताएं बढ़ गई थी कि कहीं उनका शासन 1990 के दशक जैसा तो नहीं हो जाएगा, जब तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर काफी पाबंदियां लगा रखी थी। हालांकि तालिबान के नेतृत्व ने ये कहा है कि शरिया के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। पिछले सप्ताह लड़कियों के स्कूल आने से रोकने के फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश व्यक्त किया गया। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने बाद में कहा कि जितना जल्द होगा लड़कियां स्कूल वापस लौटेंगी, लेकिन अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि लड़कियां क्या वाकई स्कूल लौट पाएंगी और अगर वे वापस लौटेंगी तो उन्हें किस रूप में शिक्षा दी जाएगी। ये पूछे जाने पर कि तालिबान औपचारिक मान्यता हासिल करने के लिए क्या वाकई उनके मानदंडों को पूरा करेगा, इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को और समय देने की इसी बीच अपील भी कर डाली। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इस पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान की महिलाएं आखिरकार अपना अधिकार हासिल जरूर कर लेंगी।
आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कई देशों ने एक मजबूत सहयोगी के रूप में नहीं देखा है। अमेरिका और अन्य कई देशों में लोग पाकिस्तान पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो तालिबान को समर्थन देता है। हालांकि पाकिस्तान इससे साफ तौर पर लगातार इनकार करता रहा। अमेरिका ने, आपको बताते चले, 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ कथित जंग में पाकिस्तान ने अपने को अमेरिका के एक सहयोगी के रूप में जरूर पेश किया था, लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तान के सैनिक और खुफिया एजेंसियों के संपर्क तालिबान जैसे गुटों से लगातार रहे। 11 सितंबर के हमलों की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को काबुल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई देश बिना पड़ताल तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अन्य पड़ोसी देशों के साथ तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने पर कोई फिलहाल फैसला करेगा। उन्होंने कहा सभी पड़ोसी देश मिलेंगे और देखेंगे उन्होंने कैसी प्रगति आगे की है। तालिबान को मान्यता देना या न देना एक सामूहिक फैसला होगा। इमरान खान ने तालिबान से आह्वान किया कि वो अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में गृह युद्ध भी हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि अगर उन्होंने सभी गुटों को शामिल किया तो आज नहीं तो कल वहाँ गृह युद्ध जरूर होगा। इसका मतलब एक अस्थिर और अराजक अफगानिस्तान जो आतंकवादियों के लिए आदर्श स्थान होगा, ये एक चिंता है। तालिबान ने अपनी सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों के नाम की घोषणा भी की है जो सभी पुरुष हैं। इनमें एक डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार में तालिबान समर्थकों का प्रभुत्व है और अल्पसंख्यकों को काफी कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया की सभी सरकारों ने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा दिया, लेकिन फिर भी महामारी के इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिल सकें, ये नाकाफी साबित हुआ है। और इस सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लिस्ट जारी की। क्या कुछ खास है उस लिस्ट में, रिपोर्ट में देखिए। हर देश का स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा अलग अलग होता है और उस देश के अनुसार ही वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं काम करती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किन देशों की हेल्थ केयर सिस्टम सबसे अव्वल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2021 के कोरोना महामारी के इस दौर में किन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देश सरकारी हेल्थ केयर पर निर्भर करते हैं, तो वहीं कुछ गैर सरकारी और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर निर्भर करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार इन देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल किया गया है। इस सूची में पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। यहाँ लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसका भुगतान सरकार करती है। इसी क्रम में दूसरा स्थान है जर्मनी का। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। जर्मनी को मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा भी माना जाता है। दरअसल इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलता है। फिर बारी आती है सिंगापुर की। तो बता दें कि सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे यूरोप के देशों को टक्कर दे सकती है। यहाँ के लोगों के सरकारी अस्पतालों के अलावा सरकारी बीमा कवर भी लोगों को दिया जाता है। इसी कड़ी में चौथे स्थान पर है ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का नाम उन देशों में शामिल है जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम लगभग पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। यहाँ ज्यादातर लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिसका भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है। अब बारी है पांचवें देश की। तो बता दें कि पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शुमार है। यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छठे नंबर पर कौन है। तो छठे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका नाम भी दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। यहाँ सभी नागरिकों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ की सभी हेल्थ केयर सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। 7वें नंबर पर है यूनाइटेड अरब अमीरात।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल है। यहाँ सरकार द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं और इसके साथ ही अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 8वें नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुनिया की सबसे 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार किया जाता है। यहाँ हर नागरिक को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी से नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो वहीं अब इस लिस्ट में 9 नंबर पर है जापान। आपको बता दें कि जापान का नाम भी दुनिया की 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार है। ये स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम यानी SHIS के द्वारा देश के 98% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और अब इस सूची के आखिरी देश की बारी। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ सरकार द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाता है। ये चंद देश हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की सहूलियत का खास ध्यान रखा जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने की ओर अग्रसर हैं, खासकर इस कठिन वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की मार झेलने को मजबूर है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में नार्को टेररिज्म ने रफ्तार पकड़ ली है। जहां एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट भी जारी कर दिया। मामला समझने के लिए विस्तार से आप ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ और दूसरी तरफ भारत में नार्को टेररिज्म ने गति पकड़नी शुरू कर दी। एक तरफ गुजरात पोर्ट से मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, तो वहीं दूसरी ही तरफ खुफिया एजेंसियों ने 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने का अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर वापस लौटते पाकिस्तानी से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पूरी तरह से अभी काबिज भी नहीं हुई थी कि भारत में नार्को टेररिज्म का असर दिखाई देने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने तालिबान का शासन कायम होने के बाद पहली बार ये अलर्ट जारी किया और 5 अफगान आतंकवादियों के भारत में घुसने की खबर दी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के अग्नूर पोस्ट सीमा पर मौजूद बाढ़ को काटकर भारत में घुसपैठ कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफगानी आतंकवादियों को पाकिस्तान का एक प्रशिक्षित ISI कमांडर अपने निगरानी में 18 सितंबर को घुसपैठ कराने लाया था। खुफिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के बाद जब इनका पाकिस्तानी गाइड वापस लौटने लगा तो भारतीय सुरक्षा बलों को इसका पता चल गया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हो गया, जबकि पाकिस्तानी अपनी सीमा में भाग गया। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि इन 5 की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि इन लोगों के निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद तमाम आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को इन अफगान आतंकवादियों को सहयोग करने के लिए कहा गया। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में एक बड़ी साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के मौजूद नेताओं पर ISI का पूरी तरह से नियंत्रण है। वहीं ISI चाहता है कि भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की जगह अफगानी और भारतीय मूल के आतंकी उसकी नापाक साजिश को अंजाम दें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान का महज 2 महीने ही बीते हैं और इस दौरान भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश सामने आ रही है। ध्यान रहे कि गुजरात पोर्ट पर जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है उस मामले में भी 4 अफगानी नागरिक और 1 उज़्बेक का नागरिक गिरफ्तार हुआ, जिनके तार सीधे अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों ने भी ऐसी ही साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है और जगह जगह तलाशी और छापेमारी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।
चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।